Hello everybody, this is Tejosi Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. Gen 2026 एग्जामिनेशन के लिए अभी ICI ने RTP रिलीज किया और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट है जो आई है फॉर CA फाइनल ऑडिट। अमेंडमेंट्स बहुत कुछ बड़ी नहीं है बट टोटल 5 अमेंडमेंट है। 3 अमेंडमेंट्स है फ्रॉम NBFC का चैप्टर और दूसरा 2 अमेंडमेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि आपके सिलेबस के लिए ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेंडमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है और छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है, सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है जो अपने को समझना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट भी मैंने इस PDF के अंदर विद एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है। सारे ही लिंक्स क्लासेस के वहाँ पे हैं, आप उन लिंक्स के थ्रू मेरे साथ कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं, एज आई टोल्ड यू कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट का डिस्कशन शुरू करने से पहले देयर इज अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगी। कल से दैट मीन्स फ्रॉम 23rd of October वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन आवर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट राइट क्विज फॉर CA फाइनल ऑडिट। बेसिकली 30 नंबर का अपना MCQ रहता है और बहुत सारे ऐसे MCQs है जो ICI ने रिलीज करे हैं। राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जितना भी MTPs, RTPs, मॉडल टेस्ट पेपर या जो ICI का नया MCQs का कंपाइलेशन आया था या जो ओल्ड सिलेबस का कंपाइलेशन भी है और इसके अलावा भी जितने भी अपने नए चैप्टर सिलेबस में अभी ऐड हुए थे मई 2024 से, वहाँ से भी कुछ एडिशनल MCQs मैंने बनाए हैं। उन MCQs को मैं YT के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाली हूँ। 2 बार दिन में अपने को MCQ मिलेगा, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे। ठीक है, तो वो MCQs अपने को अटेम्प्ट करने हैं। उसका रीजन क्या है, अगर आप अपने एंड के ऊपर MCQ अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक साथ बैठ के नहीं करो, आप वो करो, बट जब आप उन MCQs को देखोगे तो आपका जो कवरेज है दैट विल बी सुपर 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 कवरेज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ पे ICI के ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम किया है और मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है ताकि आप वो कंसेप्ट भी पढ़ पाओ कि इसका आंसर अगर कोई बनता है तो वो आंसर क्यों बना। ठीक है, सो दैट यू मस्ट अटेम्प्ट। इसके अलावा भी देर आर सो मेनी अदर वीडियोज विच आर गोइंग टू कम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दोज आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू रिविजन वीडियोज होंगी एंड क्वेश्चंस का वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ अमेंडमेंट्स। पहली जो अमेंडमेंट है ये है NBFC MFIs के लिए। MFIs का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी NBFC जो लोन देती है इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ, ये एक ऐसी NBFC है जो छोटी छोटी एंटिटीज़ को लोन दे रही है। ठीक है, सो इसका काम क्या है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स देना। तो इसको एक क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है और वो क्राइटेरिया क्या है, दैट क्राइटेरिया इज कि जितना भी ये लोन देगी उसका एटलीस्ट 60% शुड बी इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। और अगर आपने इसका कंप्लाइंस नहीं किया, उसको लेकर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है, उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। और अगर आपने नॉन कंप्लाइंस कर दिया, और वो नॉन कंप्लाइंस कैसे आपने किया, 4 क्वार्टर के अंदर कॉन्टिन्यूसली अगर आपने इस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया तो इस NBFC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटीमेशन करना पड़ता है। उसको बताना पड़ेगा कि अब मेरा रेमेडियल प्लान क्या है, कि अब मुझसे गलती होगी तो अब मैं इसको कैसे ठीक करूंगी। आप टेंशन मत लो, मैंने इसको बहुत सिंपल शब्दों में एग्जांपल के साथ इस PDF में डाल दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ICI का ही लैंग्वेज है जो उसने अमेंडमेंट डाला है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सर्कुलर का नंबर लिखा हुआ है विच इज कंप्लीटली इरेलीवेंट टू अस। राइट, सर्कुलर की डेट लिखी हुई है, अगेन नॉट रेलिवेंट टू अस। यहाँ पे बता रहा है कि क्या बोला गया है यहाँ पे सर्कुलर के अंदर, कि जितना भी NBFC MFI है उनको एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्राइटेरिया अपने को कब देखना है, फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, कॉन्टिन्यूसली अपने को देखना पड़ेगा 4 क्वार्टर के लिए। और अगर आपने उस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया तो इस NBFC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना है, अप्रोच करना है, मतलब अपना प्लान सबमिट करना है, रेमेडियल एक्शन प्लान। डेफिनेशन बताई गई है कि NBFC MFI होती कौन सी है। ये सबसे पहले ये नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC होंगे, क्योंकि छोटी NBFCs हैं जिसके पास मिनिमम 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट। वही बात है ना कि आप जितना लोन दे रहे हो, आपका लोन क्या हो गया, एसेट। तो जितना भी आप लोन दे रहे हो उसमें से आप इंटेंजिबल एसेट माइनस करते हो, राइट, ऑनगोइंग बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल लोन। इसमें से 60% लोन, टोटल लोन में से 60% लोन किसके टुवर्ड्स होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस लोन होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। और बेटा, और माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है, ये अगर आपको इसका डेफिनेशन जानना है ये अपने को मिल जाएगा माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022 के अंदर। वो इतना रेलिवेंट नहीं है, इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो मेरे हिसाब से MCQ में क्वेश्चन बन सकता है इस अमेंडमेंट के ऊपर।
तो यहाँ पे की पॉइंट कुछ नहीं है, जैसे अभी मैंने बोला, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये कोई एनबीएफसी है, राइट। इस एनबीएफसी, अच्छा ये एनबीएफसी कौन सी है? ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इस एनबीएफसी का क्वार्टर 1 में टोटल लोन का 65% इज इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। क्वार्टर नंबर 2 के अंदर इस एनबीएफसी ने जितना टोटल लोन दिया उसमें से 58% इज इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। क्वार्टर 3 के अंदर इसने जितना लोन दिया उसमें से 55% इज इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। क्वार्टर 4 के अंदर ये 59% है। तो अगर मैं आपको अभी जो क्राइटेरिया अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इसको इंटीमेट करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ेगा अपना रेमेडियल एक्शन प्लान? नहीं करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कॉन्टिन्यूसली भी 4 क्वार्टर नहीं हुए हैं। बिकॉज देखो ना, क्वार्टर 1 के अंदर तो 65% था, रिमेनिंग 3 क्वार्टर के अंदर ही जिसने जितना टोटल लोन दिया उसमें से 60% लोन किसको देना चाहिए था? इट शुड बी इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। बट अगर मैं कह दूं कि आने वाले अगले क्वार्टर के अंदर भी टोटल लोन में से ये जो लोन दे रही है इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, वो कितना है? सिर्फ 45% है। तब इन दैट सिचुएशन यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटीमेट करना पड़ेगा इस एनबीएफसी को। ये अपना यहाँ पे अमेंडमेंट है, ये अपना एक नया पॉइंट है जो आईसीआई ने इस चैप्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। अगर आपने क्वार्टर 5 मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपने इस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, इफ एनबीएफसी फेल टू मेंटेन 60% ऑफ इट्स टोटल लोन इन नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, फिर अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेमिडियल एक्शन प्लान अपने को सबमिट करना है। सिंपल, वो सिंपल अमेंडमेंट है, सिर्फ यही अपने को समझना था, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। अगर मैं दूसरे अमेंडमेंट की बात करूं तो हमने ना एनबीएफसी के केस के अंदर, एनबीएफसी चैप्टर के अंदर कैपिटल एडुकेसी रेशियो ये कंसेप्ट सीखा है। और कैपिटल एडुकेसी रेशियो के अंदर हमें टियर 1 कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, टियर 2 कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। वहां पे स्पेसिफिकली अगर आप जाके देखते हो, एक एनबीएफसीज हैं जो कवर की गई हैं, एंड दोज एनबीएफसीज आर लोन गोल्ड लेंडिंग एनबीएफसी। मतलब ऐसी एनबीएफसी जो अपने को लोन देती है अगेंस्ट गोल्ड, ऐसे समझो, राइट। सो उन सारी एनबीएफसीज को लेकर जो टियर 1 कैपिटल का मिनिमम क्राइटेरिया है वो 12% है। मतलब अगर आप बाकी सारी एनबीएफसीज के लिए मिनिमम टियर 1 कैपिटल देखते हो तो वो 10% है, लेकिन सिर्फ इन्हीं एनबीएफसीज के लिए ये क्राइटेरिया कितने का है? 12% है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना कुछ भी टेक्स्ट है ये सब कुछ पुराना है, राइट। सो अगर मैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालती हूं इन केस ऑफ गोल्ड लैंडिंग एनबीएफसीज, तो वहां पे मिनिमम टियर 1 कैपिटल कितना रहेगा? 12%। ये पुराना है। बट यहाँ पे चेंज क्या आया है? चेंज यहाँ से ये शुरू होता है, कहता है दे मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद, एक डायरेक्शन है अभी जो इशू हुई है, वो डायरेक्शन के साथ इन एनबीएफसी को कंप्लाई करना पड़ेगा। और वो डायरेक्शन का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शन 2025। ये कब इशू हुई? जून 6, 2025 को इशू हुई। और ये कब से ये अमेंडमेंट, अच्छा इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आया अप्रैल 1, 2026 से। इसमें चेंज क्या है? इसमें बेटा चेंज की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट इनकॉर्पोरेट किया गया है कि अगर इन एनबीएफसीज की बात करेंगे जो गोल्ड लेंडिंग एनबीएफसीज है, इनको इन डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। तो 12% तो पहले ही था कि मिनिमम टियर 1 कैपिटल 12% होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एडिशन क्या हुआ है कि अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्शन के नाम के ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, वो भी अगर बना तो, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा आपके सिलेबस में पूरा इनकॉर्पोरेटेड है ही नहीं है, राइट। अच्छा ये बहुत सिंपल अमेंडमेंट है। अगर आप देखोगे मैंने पूरा अमेंडमेंट लिखकर उसके बाद की पॉइंट में उसको समराइज कर दिया है आपके समझने के लिए। अगर मैं तीसरे अमेंडमेंट की बात करूं, ये भी एनबीएफसी चैप्टर से ही बनती है। आपको पता होगा जब हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालते हैं देन वी हैव टू टेक द रिस्क वेटेड एसेट। अगर आप अपने मॉड्यूल का आईसीआई मॉड्यूल के पेज नंबर 14.94 के ऊपर जाओगे, वहां पे 5th एंट्री आपको मिलेगी। उस 5th एंट्री में अदर एसेट है बेटा, अदर एसेट ब्रैकेट में वहां पे लिखा हुआ है अदर एसेट के अंदर ऐसा। जब आप वहां पे अदर एसेट देखते हो ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि कुछ स्पेसिफाइड एसेट, राइट। तो वहां पे उन अदर एसेट में ये वाले एसेट आरओयू एसेट इनको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। सो दैट इज द ओनली अमेंडमेंट, राइट। क्या इसके अंदर एमसीक्यू भी आ सकता है? यस, एमसीक्यू आ सकता है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट हमें कब चाहिए होते हैं? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कैपिटल एडुकेसी रेशियो। और वहां पे हर एक एसेट को लेकर रिस्क असाइन किया गया है
राइट। तो पहले स्पेसिफिक एसेट है, नाम के साथ एसेट लिखे हुए, फिर अदर एसेट बनाए गए हैं। बेसिकली जो ऊपर वाले एसेट में कवर नहीं हो रहा उनको आप अदर एसेट की कैटेगरी में डाल देते हो। उन अदर एसेट में अब आरओयू एसेट भी कवर हो जाएंगे, और ये आरओयू एसेट वही है जिसको आप इंड AS 116 के अंदर पढ़ते हो। सो अगेन अ वेरी सिंपल अमेंडमेंट, बट अपने को वो जितने भी रिस्क वेटेड एसेट है उसका परसेंटेज थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि इस अटेम्प्ट के अंदर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बना था वहां पे, और दोबारा से भी वहां पे डेफिनेटली एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ओके इसके अलावा अगर मैं दो और अमेंडमेंट्स की बात करूं, एक अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 19 से है और दूसरी अमेंडमेंट भी चैप्टर नंबर 19 से है। जो पहली अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 19 से, इट इज रिलेटेड टू शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 9। तो पहले जब हम शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 9 को पढ़ते थे तो कैसा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया विदाउट इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 139 एंड सेक्शन नंबर 141। तो पहले ये वर्ड क्या होते थे कि आपको ना, जब आप आपको अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, मतलब जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, इन दैट सिचुएशन आपको 139 और 141 का कंप्लायंस इंश्योर करना है। अभी भी वही बात है, सिर्फ यहाँ पे बेटा एंड की जगह के ऊपर इन्होंने वर्ड क्या चेंज कर दिया, 139 टू 141। सो अपने को सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट की बात करता है, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करता है, इन तीनों ही सेक्शन का कंप्लायंस इंश्योर करना है। तो मैम इसमें अगर आप मेरे को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताओ, क्योंकि ये तो एक लाइन होगी, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपने को क्या समझना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें इन तीनों ही सेक्शन की रेलिवेंस को समझना पड़ेगा, तीनों सेक्शन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर कंपनी ऑडिट के सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएंगे, बट मैंने अभी एमसीक्यू कंपाइलेशन बनाई है, बहुत अमेजिंग एमसीक्यू कंपाइलेशन है। ठीक है, उसके अंदर देर आर मल्टीपल टाइम्स जो एमसीक्यू है वो पूछे जा रहे हैं इन सेक्शन से। सो 139 से लेकर 148 ये सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। और बेटा यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है 139 टू 141। सो आप बिल्कुल ऐसा अमेज्ड मत होना कि इंस्टीट्यूट अगर प्रोफेशनल एथिक्स में कोई क्वेश्चन सेक्शंस के ऊपर बेस्ड बना दे, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे अपने को इंटरप्रिटेशन भी समझनी पड़ेगी, और इंटरप्रिटेशन समझने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज सेक्शंस, राइट। सो प्रोविजन इतना कोई चेंज नहीं हुआ है, बट उसके ऊपर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा सकता है उसके लिए वी मस्ट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ दिस सेक्शन। सो येस आई वुड से देर आर सर्टेन सेक्शंस इन कंपनी ऑडिट जो अपने को आने चाहिए, और ये तीनों सेक्शंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते हैं, तो ये अपने को आना चाहिए, राइट। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड है जो अपने को ध्यान को से समझना पड़ेगा कि देखो आपको ना 139 से लेकर 141 का तो कंप्लायंस करना है, और आगे इसने क्या भी ऐड किया है, और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ रिलेटिंग टू द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट हैव टू बी ड्यूली कंप्लाइड विद। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट ऑडिट के केस में, या अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तो वहाँ पे स्पेसिफिक एक्ट और रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो ये कहता है कि अगर आप किसी इस टाइप की कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं, तो उस सारे लॉ रेगुलेशन का भी अपने को कंप्लायंस करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेल अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये सिर्फ एक की पॉइंट यही है कि 139 एंड था और अब ये 2 हो गया है, बट उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आप एंड नहीं लिखोगे, आप 2 लिखोगे। एक तो अपने को ये चेंज करना लिखते हुए, बट हमें सेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपने को ये समझनी है। तीसरा, और ये जो टोटल 5वां जो अमेंडमेंट है, लास्ट अमेंडमेंट है, इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स इटसेल्फ। आप सेकंड शेड्यूल का पार्ट नंबर 2 जब देखते थे तो वहाँ पे टोटल पहले 4 क्लोजेस थे, अभी एक और क्लोज इसमें ऐड हो गया, दैट इज क्लोज नंबर 5, राइट। और ये क्लोज क्या कहता है, कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम गिल्टी बोल देंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर उसने किसी कंपनी का ऑडिट किया एंड इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या मैं ये कह रही हूँ कंपनी ऑडिट के सेक्शंस की बात कर रहे हैं? यस। सो मतलब अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो देन इट इज मैंडेटरी दैट यू कंप्लाई विद द रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। सो बेसिकली इसको यहाँ पे इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि डेफिनेटली आप गिल्टी तो होगे कहीं ना कहीं। तो अगर आप शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आ जाते हो तो अपने जो सेक्शन 21 हम पढ़ते हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का, वहाँ पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, तो फिर आपके ऊपर वो सारी पेनल्टी लगना शुरू हो जाएंगी। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ बेटा, जब ये क्लोज नंबर 5 इसमें ऐड किया गया है ना, तो इससे हमारा जितना भी कंपनी ऑडिट के सेक्शंस है 139 से लेकर 148 तक, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट को प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाना है और इस क्लोज के ऊपर क्वेश्चन बनना है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं,
कि आप ऑडिट कर रहे थे और ऐसा आपने कुछ तो नॉन कंप्लायंस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ सिचुएशन अपने को बताएगा वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कुछ तो नॉन कंप्लायंस उसने किया है। कुछ ड्यूटीज होंगी, हो सकता है सेक्शन 143 से वो क्वेश्चन बना दे, और उसके ऊपर अपने को समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्लोज के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो आज तक हमने कभी क्लोज देखा नहीं है, ये नया क्लोज है, तो हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन आने की। तो यस, ये आपकी टोटल अमेंडमेंट थी। जैसे मैंने बोला कि कोई बहुत मुश्किल अमेंडमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स के अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली घुमाया जा सकता है, और वो एनबीएफसी का जो 60% वाला क्राइटेरिया वाला अमेंडमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यस, दैट वॉज ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स। इसके अलावा आरटीपी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा ही मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आई एम गोइंग टू गिव द एंटायर डिस्कशन ऑफ आरटीपी। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आई एम टेलिंग यू बहुत ही जल्द बहुत अमेजिंग रिविजन इस चैनल पे यू आर गोइंग टू गेट फॉर सीए फाइनल ऑडिट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, एंड डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।